परीक्षा में किस तरीके से बेहतर अंक मिले, परीक्षा के दबाव से कैसे उबरा जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर नहीं मिलते। रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खाएं तो उस 5 स्टार होटल के खाने से ऊब होने लगती है। किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर, टीचर नंबर नहीं देते। 75% 80% से आगे विद्यार्थियों को जाने ही नहीं देना। हम लोग कापी देखते हैं, चेक करते हैं। मैं 0 नंबर भी देता हूँ और 90% नंबर भी देता हूँ। एक अच्छा उत्तर किसे माना जाएगा, पैराग्राफ में लिखें या हेडिंग वाइज लिखें? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 22 मई से शुरू हैं। टाइम टेबल भी इसका आ चुका है और इस समय सबसे बड़ी समस्या छात्र छात्राओं के मन में ये चल रही है कि इस परीक्षा के दबाव से कैसे उबरा जाए, परीक्षा में किस तरीके से बेहतर अंक मिले, किस तरीके से हम आंसर राइटिंग करें और किस तरीके से हम परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आप अभी 12th के बाद निकल कर आए हुए हैं और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसका एक अपना अलग सा भौकाल होता है। इसी क्रम में परीक्षा पर चर्चा के सेशन में आज पहला सेशन हमारे साथ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध टीचर। इनके विषय में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप सब कैमरे के सामने सर को खुद ही देख रहे हैं। आप खुद ही जान गए होंगे कि हम आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व को ले आए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर हैं, जो कि इस समय वर्तमान में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष भी हैं। सर के साथ आज एक बहुत बड़ा सेशन नहीं कह सकते, एक छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इस सेशन में आपके सारे डाउट्स जो आपकी परीक्षा को लेकर है, आपके सवालों को लेकर है, वो सारे सवाल क्लियर होंगे। तो इस सेशन का मेन मोटिव है कि परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा के दबाव को कैसे झेला जाए। तो बिना किसी भूमिका के सर से हम इस बात की शुरुआत करते हैं। और सर, हम आपसे कुछ सवालों की लिस्ट लेकर आए हुए हैं। सवालों की लिस्ट हमारे पास है। और पहले तो आपका सबसे पहले इस चैनल पे बहुत स्वागत, अभिनंदन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाइव के प्लेटफॉर्म पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल है कि वार्षिक परीक्षाएं 22 मई से हैं। आप विभागाध्यक्ष भी हैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट के। इसके साथ साथ बहुत कई सालों से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आप जा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसका एक अपना अलग ट्रेंड होता है। सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत विख्यात है, बहुत जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट निकलते हैं। तो सर, विद्यार्थी 22 मई से परीक्षा है, आखिरी के 15 दिनों में उनके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, उस दबाव से वो कैसे, किस तरीके से उभरे सर, कुछ विद्यार्थियों के लिए आप बताइए। देखिए, जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जिस भी विश्वविद्यालय की हों, चाहे सिविल सर्विसेज की हों, दबाव सभी को रहता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दबाव अधिकतम साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। और उस मनोवैज्ञानिक दबाव इतना सबल होता है कि बच्चे अन्य मनस्क हो जाते हैं। कभी कभी ये असमंजस की घड़ी आ जाती है कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर हूँ या नहीं हूँ। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि उस दबाव से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है कि अपने आप को पढ़ाई के प्रति जागरूक करें। जितना अधिकतम समय हो सके अपने पढ़ाई पर लगाएं। पढ़ाई में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे बीए में 3 पेपर 3 सब्जेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लगातार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो लगातार फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, पोल साइंस पढ़ते हैं तो लगातार पोल साइंस पढ़ते हैं। ये मैं लगता हूँ कि इससे मन में एक तरह का उबाऊपन बच्चों के अंदर विकसित होता है। जैसे हम रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खाएं तो उस 5 स्टार होटल के खाने से ऊब होने लगती है। यस। उसी तरह जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें एक टाइम टेबल बना करके चलना है। आप 4-4 घंटे का शेड्यूल तीनों पेपर का बना लीजिए, तीनों सब्जेक्ट का बना लीजिए। हमें 4 घंटा फिलॉसफी पढ़ना है, 4 घंटा पोल साइंस पढ़ना है, 4 घंटा जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। तो अब आप के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा। यदि 4 ही घंटे आपको 24 घंटे में एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को मिलना है
तो उसके प्रति आपको इंटरेस्ट बने रहेगा, और जब इंटरेस्ट बना रहेगा तो आप लगाव के साथ पढ़ेंगे। यदि वही सब्जेक्ट आप लगातार पढ़ रहे हैं, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम को भी, रात को भी, तो इससे आपके मन में उसके प्रति उतना लगाव या इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो इस दबाव को दूर करने का 2 तरीका है। एक तो ये साइकोलॉजिकल फियर होता है, और ये साइकोलॉजिकल फियर मन में तब आता है जब हमारी स्वयं की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो। यदि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो दबाव नहीं होगा, लेकिन प्रिपरेशन के बावजूद भी दबाव होता है। जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के और अर्जुन के बीच जो संवाद होता है वो केवल साइकोलॉजिकल फियर दूर करने के लिए होता है। अर्जुन के मन में वो एक कर्मठी व्यक्ति है, योद्धा है, लेकिन उसके मन में भी दबाव हो जाता है। तो दबाव होना स्वाभाविक होता है, परंतु उस दबाव से हमें आगे बढ़ने के लिए अपने कर्तव्य पर यदि हम बल देंगे, रिजल्ट पर न सोचें, क्योंकि जब ही हम रिजल्ट पर सोचेंगे फिर हम दबाव में आ जाएंगे। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि तुम परीक्षा के फियर इसलिए है तुम्हारे मन में कि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो। तुम अपने कर्तव्य पर बल दो, तुम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करो, और यदि निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हो तो निश्चित रूप से तुम दबाव से उबर जाओगे। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस बीच हमारे विश्वविद्यालय में बहुत से अच्छे अध्यापक हैं, उनसे आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, उनसे शंका का समाधान कर सकते हैं, और जब शंकाओं का समाधान होगा तो निश्चित रूप से आप उस दबाव से उबर पाएंगे। सर, दबाव से तो उबर जाएंगे बच्चे, लेकिन आगे 15 दिनों की तैयारी विद्यार्थी कैसे करें? मतलब अलग अलग सब्जेक्ट आपने बोला डिवाइड करके 4-4 घंटे का एक शेड्यूल बनाएं, लेकिन आगे 15 दिनों की तैयारी सर आपने बता भी दिया है। तो मतलब सर एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर नहीं मिलते, क्योंकि 75% मैं भी सर आपका छात्र रहा हूँ, और मेरा भी 3 साल 75% से ज़्यादा आया ही नहीं। फ़िलासफ़ी में भी सर सबसे हाईएस्ट नंबर मिला था। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या टीचर नंबर नहीं देते, कि बच्चे लिख ही नहीं पाते, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ठान के रखा है कि 75% 80% से आगे विद्यार्थियों को जाने ही नहीं देना है? सर इसका क्या कारण है? आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं होता है जो पहले से ही मन बना लिया हो कि हमको इससे ज़्यादा नहीं देना है। जब हम लोग कॉपी देखते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उस समय हमारे समक्ष कोई बच्चा नहीं होता है, उसका केवल और केवल प्रेजेंटेशन होता है। तो होता ये है कि जब एग्जामिनर कॉपी का इवैल्यूएशन करता है तो वो अपने स्तर के अनुसार भी करता है। किसी अन्य विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो वहाँ टीचर की जो स्थिति है कि वो नंबर ही 70% से शुरू करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के अध्यापक हैं। उनका एक अपना मानक होता है, उनका अपना स्टैंडर्ड होता है, वो चाहे क्लास में पढ़ाने का हो, चाहे इवैल्यूएशन करने का हो। तो वो जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो जो बच्चे का राइटिंग स्किल होती है, जितना कंटेंट होता है, जितनी बढ़िया अभिव्यक्ति होती है, उतना बढ़िया हम लोग नंबर देते हैं। मैं बताऊं कि मैं 0 नंबर भी देता हूं और 90% नंबर भी देता हूं। ये वेरिएशन होता है। यदि लड़का अच्छा लिखा हुआ है तो अध्यापक अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो देगा ही, वो बाध्य हो जाएगा देने का। तो पहले तो ऐसा होता था कि 60% पाना भी विश्वविद्यालय में मुश्किल था। हम लोग के समय मेरा जब एमए का एग्ज़ाम था तो हम लोगों को मैं टॉपर था, 62% हाईएस्ट नंबर मिला था। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे यदि अच्छा लिखते हैं, कंटेंट सही है, प्रेजेंटेशन सही है, तो नंबर मिलेगा ही, इसका कोई और रास्ता नहीं है, अच्छा नंबर मिलेगा। सर सवाल के जैसे लिखते हैं, 5 सवाल जैसे हमारे पेपर में आते हैं, टोटल 10 सवाल रहते हैं अलग अलग जो है यूनिट से। तो
एक अच्छा उत्तर किसे माना जाएगा? आंसर राइटिंग हम कैसे करें, कितने पेज में करें, पैराग्राफ में लिखें या हेडिंग वाइज लिखें? क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है, क्योंकि अलग अलग विषय का अलग अलग नेचर होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तो तय होता ही होगा सर कि सवाल का मूल्यांकन इस तरीके से करना है। तो एक सवाल कितना अच्छा दिखे, विद्यार्थी तो बहुत सर पढ़ता है, एक सवाल लिखने के लिए कई पेज सर पढ़ता है, लेकिन नंबर सर उसको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है नंबर के लिए सर लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि घर वालों को रिजल्ट दिखाना रहता है, वरना वही बोलेंगे कि आप इलाहाबाद में रह के कर क्या रहे हैं। तो एक अच्छा उत्तर किससे माना जाएगा? देखिए, एक अच्छा उत्तर में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसकी भूमिका हो एक पैरा में। दूसरी चीज़ होती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कंटेंट सही हो। तीसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसमें कमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट है वो वन साइडेड नहीं हो, इसलिए दूसरे पक्ष का कमेंट लेना ज़रूरी है। और तब अंत में हम जाते हैं तो हम कंक्लूजन करते हैं। जहाँ तक आपने ये लिखने की बात किया, तो ये 4 पक्ष बच्चों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक पेज की बात है, हमको लगता है कि पेज ये इमैटेरियल होता है। हम कितना बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, हो सकता है 2 पेज में ही लड़का इतना बढ़िया कंडेंस आंसर दिया हो, इतना बढ़िया दिया हो कि हम उसे 80% नंबर दें, और हो सकता है कि वो 6-7 पेज लिखा हो लेकिन कंटेंट लेस हो, फैक्ट लेस हो, तो उसको हम 20% 30% नंबर दें। तो सवाल पेज का नहीं है, सवाल कंटेंट का है, सवाल प्रेजेंटेशन का है। जहाँ तक आप हेडिंग देने की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम लोग 80s में थे इस विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट। उस समय भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि यहाँ हेडिंग डाल करके आंसर नहीं लिखा जाता है। यस सर। यहाँ पर जब आपको कोई चीज़ लिखना हो, आप पैरा चेंज कर दें, बाकी आप एक्सप्लेन ऐसे की तरह लिखते जाएं। कंडेंस हो, अनावश्यक चीज़ें नहीं हो, हाईलाइट करना हो वहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वो बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ और आवश्यक है कि जब बच्चे कॉपी लिखते हैं, आंसर करते हैं, तो जहाँ पर आंसर ख़त्म हो जाए जिस पेज पर, फिर उसी पेज से दूसरा आंसर ना लिखें। नए आंसर की शुरुआत नए पेज से करें। ये नहीं कि पहले होता है कि जहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया वहीं से लिखना शुरू कर दिए, उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि होता है कि एग्जामिनर कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है, नहीं देख पाया तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप ऐसा करिए कि जहाँ आंसर ख़त्म हो जाए उसको छोड़ दीजिए, नए आंसर की शुरुआत आप नए पेज से करिए। हेडिंग बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हेडिंग देने से चीज़ें लगता है कि केवल हेडिंग ही दे रहा है, अंदर कंटेंट कुछ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सही आंसर लिखिए, कंडेंस लिखिए, कंपैरेटिव लिखिए। ख़ासतौर पर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए तो एक नया ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, जो यूपीएससी तक भी काम करेगी। वो ये है कि आप पहले 4 स्टेप्स होते थे आंसर के लिए, लेकिन अब आप यूपीएससी में जाएंगे तो छोटे छोटे आंसर डाल रहे हैं। अब वहाँ पर आप भूमिका देंगे नहीं, आलोचना करेंगे, निष्कर्ष देंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप क्रेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्रेट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है। तो अब एक नया ट्रेंड इस समय डेवलप हुआ है, वो एनालिटिकल ट्रेंड है। जब शंकराचार्य के ब्रह्म को लिख रहे हैं तो शंकराचार्य के ब्रह्म के साथ साथ रामानुज के ईश्वर की भी तुलना कर दें, हेगेल के एब्सोल्यूट की भी तुलना कर दें। तो हमको लगता है कि यदि जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म की अपेक्षा यदि आपका अप्रोच एनालिटिकल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही चीज़ हर एक विषयों में हो सकता है। इससे आपके आंसर का डेप्थ पता चलता है कि बच्चा कितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई किया हुआ है। तो ऐसे लिखे तो नंबर ज़रूर मिलेगा। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को समझाया, लेकिन जैसे रही बात कि आप बोल रहे हैं सर हेडिंग डाल के थोड़ा सा उससे टीचर कम नंबर हो सकता है, दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि सर अगर बच्चा फ्लो चार्ट बनाए, अगर मान लीजिए कि कोई
हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, इंग्लिश में कोई कोटेशन लिखना चाहे, कोई डायग्राम बना के, जैसे किसी के 4 पार्ट है तो स्क्वायर बना दे, रेक्टेंगल बना दे, सर्किल बना दे, मतलब जो मेन चीज़ है जिस पे एग्जामिनर का फोकस सीधे जाता है, तो सर क्या क्रिएटिव राइटिंग वो कर सकता है अपनी कॉपी में एक आंसर लिखते समय कि फ्लो चार्ट बना दे और किसी के टाइप को दर्शाना हो तो उसके पार्ट को दर्शा दे, तो क्या कॉपी में इसका प्रयोग कर सकता है विद्यार्थी? आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास तौर पे जो यूपीएससी वगैरह की भी जो कापियाँ आती हैं उनमें ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि केवल डायग्राम बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। जी सर। क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड नहीं है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन होती है और ये पता चलता है कि लड़के की अंडरस्टैंडिंग कितनी है सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन केवल फ्लो चार्ट बना दे, एक्सप्लेन ना करें, तो वो अधूरा आंसर माना जाएगा। ये हम लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम की कापियाँ है उसमें भी ये देखते हैं कि कंटेंट ज़रूर हो, फ्लो चार्ट भी हो, एक्सप्लेन करे, फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करे तो नंबर अच्छा मिलता है। जहाँ तक आप कोटेशन की बात करते हैं, कोटेशन देना चाहिए, क्योंकि आप कोई बात कह रहे हैं और यदि कोटेशन दे रहे हैं तो आप अपनी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है, इस बात का सपोर्ट फला दार्शनिक ने भी किया है, फला चिंतक ने भी किया है। तो इससे कोटेशन ज़रूर, 2-3 कोटेशन ज़रूर हर एक क्वेश्चन में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताऊं, कोटेशन देने का तरीका जानना चाहिए बच्चों को। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे हैं तो एज इट इज़ दीजिए, जैसा कि वो थिंकर का स्टेटमेंट है, विदाउट एनी चेंज। यस सर। अब आप उसके लैंग्वेज को आप याद नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि फला के अनुसार और इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए, अनुसार करके तब आप लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो कोटेशन देते समय ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि हम कोटेशन दे रहे हैं तो एज इट इज़ लिख रहे हैं तब तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में करें। यदि एज इट इज़ नहीं लिख रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत करें, केवल फला के मत को अभिव्यक्त कर दें और अंडरलाइन ज़रूर कर दें। जिससे देखो होता यह है कि आज का ज़माना एक अपने आप को हाईलाइट करने का ज़माना है। हम अपने आप को, जो कहा जाता है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जब हम अपने आप का प्रेजेंटेशन करते हैं और देखिए सब बच्चे लिखते हैं, यस सर, कंटेंट समान रहता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन के आधार पर अंतर। एक नया ट्रेंड इस समय डेवलप हुआ है, वो एनालिटिकल ट्रेंड है। जब शंकराचार्य के ब्रह्म को लिख रहे हैं तो शंकराचार्य के ब्रह्म के साथ साथ रामानुज के ईश्वर की भी तुलना कर दें, हेगेल के एब्सोल्यूट की भी तुलना कर दें। तो हमको लगता है कि यदि जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म की अपेक्षा यदि आपका अप्रोच एनालिटिकल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही चीज़ हर एक विषयों में हो सकता है। इससे आपके आंसर का डेप्थ पता चलता है कि बच्चा कितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई किया हुआ है। तो ऐसे लिखे तो नंबर ज़रूर मिलेगा। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को समझाया, लेकिन जैसे रही बात कि आप बोल रहे हैं सर हेडिंग डाल के थोड़ा सा उससे टीचर कम नंबर हो सकता है, दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि सर अगर बच्चा फ्लो चार्ट बनाए, अगर मान लीजिए कि कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, इंग्लिश में कोई कोटेशन लिखना चाहे, कोई डायग्राम बना के, जैसे किसी के 4 पार्ट है तो स्क्वायर बना दे, रेक्टेंगल बना दे, सर्किल बना दे, मतलब जो मेन चीज़ है जिस पे एग्जामिनर का फोकस सीधे जाता है, तो सर क्या क्रिएटिव राइटिंग वो कर सकता है अपनी कॉपी में एक आंसर लिखते समय कि फ्लो चार्ट बना दे और किसी के टाइप को दर्शाना हो तो उसके पार्ट को दर्शा दे, तो क्या कॉपी में इसका प्रयोग कर सकता है विद्यार्थी? आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास तौर पे जो यूपीएससी वगैरह की भी जो कापियाँ आती हैं उनमें ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि केवल डायग्राम बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड नहीं है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन होती है और ये पता चलता है कि लड़के की अंडरस्टैंडिंग कितनी है सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन केवल फ्लो चार्ट बना दे, एक्सप्लेन ना करें, तो वो अधूरा आंसर माना जाएगा। ये हम लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम की कापियाँ है उसमें भी ये देखते हैं कि कंटेंट ज़रूर हो, फ्लो चार्ट भी हो,
एक्सप्लेन करे, फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करे तो नंबर अच्छा मिलता है। जहाँ तक आप कोटेशन की बात करते हैं, कोटेशन देना चाहिए, क्योंकि आप कोई बात कह रहे हैं और यदि कोटेशन दे रहे हैं तो आप अपनी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है। इस बात का सपोर्ट फला दार्शनिक ने भी किया है, फला चिंतक ने भी किया है। तो इससे कोटेशन ज़रूर, 2-3 कोटेशन ज़रूर हर एक क्वेश्चन में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताऊं, कोटेशन देने का तरीका जानना चाहिए बच्चों को। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे हैं तो एज इट इज़ दीजिए, जैसा कि वो थिंकर का स्टेटमेंट है, विदाउट एनी चेंज। यस सर। अब आप उसके लैंग्वेज को आप याद नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि फला के अनुसार और इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए, अनुसार करके तब आप लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो कोटेशन देते समय ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि हम कोटेशन दे रहे हैं तो एज इट इज़ लिख रहे हैं तब तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में करें। यदि एज इट इज़ नहीं लिख रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत करें, केवल फला के मत को अभिव्यक्त कर दें और अंडरलाइन ज़रूर कर दें। जिससे देखो होता यह है कि आज का ज़माना एक अपने आप को हाईलाइट करने का ज़माना है। हम अपने आप को, जो कहा जाता है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जब हम अपने आप का प्रेजेंटेशन करते हैं और देखिए सब बच्चे लिखते हैं, यस सर, कंटेंट समान रहता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन के आधार पर अंतर आ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें तो नंबर ज़रूर मिलेगा। सर आंसर राइटिंग के लिए बच्चे कौन सा सोर्स अपनाएं, क्योंकि इस समय मार्केट में सबसे बड़ा तो एक तरीके से संजीवनी बूटी डी कुमार आप जानते भी होंगे सर, क्योंकि पिछले 32-33 वर्षों से आ रही है सीरीज, और उसके भी विषय में बहुत सारे अपवाद हैं कि उसमें कहीं बाहर से लिखा रहता है। सर हमारे ख्याल से सर मैं भी हृदयनारायण मिश्रा की बुक पढ़ा था सर, फर्स्ट ईयर में एथिक्स की। तो जब मैं वही बुक पढ़ा तो सीरीज वीरीज का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सीरीज आई सर तो सीरीज़ तो लेना ही पड़ा, क्योंकि साम दाम दंड भेद, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, तो सब डर थोड़ा अंदर से रहता है। तो सर जब मैंने डी कुमार की सीरीज़ को देखा तो पूरी की पूरी हृदयनारायण मिश्रा की जो लैंग्वेज थी पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट थी सर वहाँ पे। तो मैं तो खुद व्यक्तिगत सजेस्ट ये करता हूँ कि मतलब आप बुक भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए विद्यार्थी आप सर सवाल भी लिखवाते हैं क्लास में, आपके नोट्स भी हम लोगों के समय बने थे, वो सब विद्यार्थियों को हम लोग प्रोवाइड भी करते हैं। तो एक बच्चा अगर आंसर राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए कौन सा वो सोर्स अपनाए, बुक से लिखवाए कि क्लास नोट से लिखे कि गाइड से लिखे जो मार्केट में डी कुमार आती है? तो सर इसका बताइए, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा खौफ है एक तरीके से, यहाँ से लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। बहुत सारे टीचर ये भी कहते हैं कि अगर वो सीरीज़ आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपको श्राप लग गया, आप कभी भी पास ही नहीं हो सकते सर। तो क्या ये मतलब ऐसा कुछ है सर? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक अपनी मर्यादा है, एक अपनी परंपरा है। हम लोग कभी भी जीवन में डी कुमार की गाइड या कोई गाइड कभी नहीं पढ़े। हम लोग सीधे किताब पढ़ते थे, किताब से नोट्स तैयार करते थे और नोट्स तैयार करके तब अपने, बहुत हो सकता है तो हम लोग के समय कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस चलते थे हर एक डिपार्टमेंट में, उसमें चेक कराते थे, सर लोग मार्गदर्शन करते थे। हमें लगता है कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई डी कुमार से लिखा है या कहाँ से लिखा है, क्योंकि हमें तो कंटेंट देखना है, विषय देखना है। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स ज़रूर होना चाहिए। हाँ सर। आप चाहे जहाँ से लिखे हैं, अब डी कुमार वो पढ़ता है जो या तो क्लास नहीं करा है या क्लास किया भी है तो आंसर राइटिंग नहीं किया है, और यदि आंसर राइटिंग भी किया है तो अपने कंसर्न प्रोफेसर से मिला नहीं है। यदि देखिए बीए की तैयारी ऐसा नहीं होती है कि बड़ी सिंपल होती है। मैं बताऊं कि हम लोग बीए में जब आए, साइंस बैकग्राउंड से थे, 10-12 घंटे मिनिमम पढ़ते ही पढ़ते थे। एक एक नोट्स को कई किताबों से मिल कर के बनाते थे, और जब बनाते थे फिर सर से चेक कराते थे, उसमें ऑथेंटिसिटी आती थी, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होती थी। जब बच्चे, हम लोग क्या देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम को बच्चा समझा कितना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसकी समझ कितनी है। आजकल बच्चे बीए में आते हैं और कोचिंग शुरू कर दिए। हाँ सर। अब ये बताइए कि आपकी मैच्योरिटी तो आई नहीं,
आप आज आम का वृक्ष लगाएं और सोचे आज ही पौधा दे दे, फल दे दे, वो संभव नहीं होगा। पहले बच्चों को अपनी बीए तक पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, प्रॉब्लम को समझने प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाए। और जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे तो अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। एग्जामिनर यही तो चाहता है। यस सर। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप किताबी लैंग्वेज लिखें, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कितनी प्रॉब्लम को कितनी समझ करके और कितनी सिंपल परंतु डेप्थ, दो चीज़ें ध्यान रखना। बच्चे जो सुन रहे होंगे, दो चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना। आपका जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल कहानी की तरह सिंपल हो, परंतु डेप्थ भी हो। यस सर। सिंपल एंड डेप्थ, ये दो तरीका बच्चे यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से 70% 80% से अधिक मार्क्स मिलेगा। और किसी सीरीज की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि सीरीज़ तो वो पढ़ते हैं जो पढ़े ही नहीं हैं, तो वो उनके लिए तरीका है। आप अभी कहे कि विश्वविद्यालय के अध्यापक कम नंबर देते हैं, तो जब सीरीज पढ़ के जाएंगे तो कम नंबर तो अब स्वाभाविक होता है। उसका कारण है, उसका कारण ये होता है कि आप वहीं किताबी लैंग्वेज लिखते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो कुछ समझ नहीं आई। आज जब अध्यापक को यही नहीं पता चला कि बच्चे का कंटेंट क्लियर है कि नहीं है, तो कहाँ से नंबर देगा। सर अब तो बहुत सारी सवाल जवाब हो गए सर इस पे आंसर राइटिंग पे। तो एक कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों ने सवाल किए नहीं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत भी और पर्सनल भी है, क्योंकि बाहर बहुत सारे र्यूमर्स रहते हैं। और जब विद्यार्थी नया नया बीए फर्स्ट ईयर में आता है तो पहले तो साथ साथ बैठता है, कहीं भी सीट पा जाता है, बैठ जाता है। लेकिन फिर जब आप क्लास में आते हैं और कहते हैं सुनो चट्टधर, लड़कों को इधर बैठना है, लड़कियों की सीट पूरी रिजर्व रहनी चाहिए, बीच में खाली रहनी चाहिए, तो सर लड़के और लड़कियां आपकी क्लास में सर अलग क्यों बैठते हैं? सर ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, ये केवल बीए तक के बच्चों के लिए मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि नए नए क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब जैसे शेर हो और सामने आप मांस का टुकड़ा रख दें और कहें खाओ नहीं, तो ये तो ज़बरदस्ती की बात हुई। तो इसलिए मेरा कोई राग द्वेष नहीं है बच्चों से, बच्चे मिक्स होके पढ़ें। मैंने आपको बताएं कि पहले जब हम विश्वविद्यालय में नहीं थे, 2010 में आए, तो लड़कियों का क्लास वुमेंस हॉस्टल में चलता था, लड़कों का क्लास यहाँ आता था। थोड़े दिन बाद लड़कियों का भी क्लास यहाँ आया, लेकिन लड़कियों का सेक्शन अलग होता था। अच्छा, कुछ लड़कियाँ मेरे सेक्शन में आ गई, तो हमने रोका, तो उन्होंने कहा सर क्या हमें आपसे पढ़ने का अधिकार नहीं है इसलिए कि हम लड़की हैं? वो बात मुझे इतनी अपील करी, मैं बाद में सोचा कि नहीं, बच्चे तो सब हमारे हैं। इसलिए उस दिन से मैंने फ्री किया। मैंने डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई, उसमें मैंने कहा कि लड़के लड़की को साथ पढ़ने की इजाज़त किया जाए, कोएड किया जाए। तो बड़ा विरोध हुआ, लेकिन लोगों ने कहा बहुत परेशानी आ जाएगी। हमने कहा आएगी, वो देखा जाएगा, लेकिन कोएड किया जाए। कोएड हुआ और आज विश्वविद्यालय के स्तर पर सब जगह कोएड चल रहा है। लेकिन चूँकि बच्चों में, बीए में बच्चों में मैच्योरिटी का अभाव होता है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो क्लास में, बस यही उद्देश्य होता है कि मैं कहता हूँ कि लड़कियों के लिए ये सीट, ये रो रिज़र्व कर दिया जाए। और कोई उद्देश्य नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चे पढ़ें, ये बहुत अच्छी बात है, और लेकिन थोड़ा सा रोक ले, बाद में एमए में चल के मैच्योर हो जाते हैं बच्चे, चाहे जहाँ बैठे, उनके लिए कोई रोक नहीं है। बीए वालों के लिए ज़रूर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन बना रहे। इनडिसिप्लिन यदि क्लास हो जाएगा तो फिर पढ़ने की और पढ़ाने की मज़ा ख़त्म हो जाता है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन क्लास में रहेगी, बच्चे उतने ढंग से पढ़ेंगे, टीचर उतने ढंग से पढ़ाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को, इन मर्यादाओं को पालन करें। बहुत अच्छी तरीके से सर आपने इस सवाल को टैकल किया, मतलब कवर ड्राइव मार के सर आप निकल गए बगल से। सर ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताइए कि आप हमेशा क्लास में कहते हैं कि अगर विश्वविद्यालय का शिक्षक अगर अच्छा हो जाएगा अपने काम के प्रति, वो क्योंकि आप सर छुट्टियों में भी एक हफ्ते की छुट्टी में आप 3-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, 11 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट ईयर, उसके बाद 1 से 3 सेकेंड ईयर, कभी कभी 3-3 घंटे की क्लास हो जाती है। तो सर क्या विश्वविद्यालय
इसका वर्तमान इस समय किस तरीके से है? इसके आखिरी सवाल सर आपसे ये है, आप इसके भूत को किस तरीके से देखते हैं? आप इसके भविष्य को अपने नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं? और विश्वविद्यालय को फिर से उसी गरिमा पर पहुंचाने के लिए शिक्षकों को किस तरीके से काम करना चाहिए? क्या यहाँ के छात्रों के अंदर कमी है कि छात्र पढ़ना नहीं? क्योंकि सर आपकी क्लास में बहुत सारे क्लास खचाखच भरी रहती है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे विश्वविद्यालय की पूरे जितने भी कॉलेज हैं सभी संगठक कॉलेज और विश्वविद्यालय को मिला करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी क्लास फिलॉसफी की क्लास होती है। इस इंटरव्यू के बाद मैं उस क्लास का वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, आप खुद देख लीजिए। बच्चे ज़मीन पर बैठ करके सर की क्लास में पढ़ते हैं और पंखा लगा रहता है लेकिन गर्मी लगती है, लेकिन सर का ज्ञान पाने के लिए वो कितने आतुर रहते हैं आप खुद ही देखेंगे। तो सर इसका क्या कारण है कि शिक्षक अपने कर्तव्य को किस तरीके से निभाएं कि छात्र सर कितना भी उदंड हो, अगर शिक्षक अच्छा मिल जाता है तो बड़े से बड़ा उदंडी भी सुधर जाता है सर, क्योंकि आपकी क्लास में हमने देखा है। तो इसके लिए सर आप कुछ बताइए। आपकी ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि बीच में विश्वविद्यालय की गरिमा ज़रूर धूमिल हुई, लेकिन हमारे माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैडम ने एक बहुत ही अच्छा कार्य ये किया है कि अध्यापक का जो अभाव होता था विश्वविद्यालय में उसकी पूर्ति किया है। यद्यपि कुछ विभागों में अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। देखिए, होता यह है कि टीचर तो अच्छा होता ही है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि वो अपने ड्यूटी के प्रति कमिटेड न रहे। हर एक अध्यापक अपनी ड्यूटी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ तो प्रत्येक अध्यापक अपने ड्यूटी के प्रति कंसर्न होता है। समस्या ये होती थी कि जब अध्यापक ही विश्वविद्यालय में नहीं रहे तो विद्यार्थियों की सेवा कौन करेगा? क्योंकि हमारा एज ए अध्यापक हमारा दो काम मेन है, एक तो टीचिंग और दूसरा रिसर्च। अब बच्चों का वर्कलोड इतना है, हमारे दर्शन शास्त्र विभाग में 2500 बच्चे हैं, हम लोग 4 अध्यापक हैं। हम कैसे बच्चों की सेवा कर पाएंगे? हम कैसे सारे क्लासेज में जा पाएंगे? परंतु जिन विभागों में रिक्तता भर गई है, जिन विभागों में अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है, उन विभागों में निश्चित रूप से अभी आप देखिएगा 1-2 साल के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं बहुत अच्छे अपॉइंटमेंट हुए हैं, और इसका परिणाम, इसका नतीजा आपको 2 साल के अंदर रेटिंग में दिखाई देगा, जब इस विश्वविद्यालय उसी स्तर पर पहुंचेगा जहां वो पहले हुआ करता था। इसलिए अध्यापक मर्यादित हैं, सारे क्लासेज लेते हैं। हमारी थोड़ी सी आदत ये है कि मैं डिटेल में पढ़ाने लगता हूँ, और डिटेल में पढ़ाने के लिए आपको जो समय मिलता है वो अपर्याप्त होता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है। हमारे लिए छुट्टी का कोई मतलब नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारे लिए बच्चे प्राथमिक हैं, हम बच्चों के लिए हैं। यदि बच्चे हैं तो हम हैं, यदि बच्चे नहीं हैं तो अध्यापक का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रायोरिटी हमें अपने काम से ज़्यादा बच्चों का देना है। तो अध्यापक को कर्तव्य बोध है, बच्चों में यदि वो भाव आ जाए तो हमारे समझ से विश्वविद्यालय का एक नया स्वरूप विकसित होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो नए नए प्रोफेसर्स अपॉइंट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक आए हुए हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से विश्वविद्यालय एक समय अपनी चोटी को, अपने शिखर को प्राप्त करेगा, ज़रूर करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विश्वविद्यालय ऐसे ही शिखर की तरफ पहुंचता रहे और हम सब फिर से पहली रैंकिंग पे आ जाएं, यही कामना के साथ आज के इस इंटरव्यू सेशन की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। सर आप हमारे साथ जुड़े और आपका ये बहुमूल्य समय लगता है कितने बच्चों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। सर आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सर अगर आगे भी इच्छा होगी, अगर छात्र छात्राओं के कॉमेंट आएँगे, आप अपने कॉमेंट को ज़रूर करिए। अगर आगे भी ऐसे ही आपकी कोई भी सवाल होते हैं तो आप सवाल को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर से हम खुद मिलकर सवालों का जवाब लेंगे, नहीं तो एक और सेशन सर के साथ रख देंगे इंटरव्यू का, जिसमें आपके सिर्फ सवाल ही सवाल पूछे जाएंगे। आप उसमें अपने व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकते हैं सर के जीवन से भी संबंधित, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा पे चर्चा थी। थोड़ा सा दूसरा भी हम टॉपिक उठा लिए, लेकिन आज का सिर्फ मेन मोटो था कि परीक्षा की तैयारी आप किस तरीके से करें। तो ये बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपकी सर क्लास भी है। सर धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ थे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के
अध्यापक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जान और शान और फिलॉसफी के डायमंड कहे जाने वाले प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।